हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ आपके फिजिक्स लेक्चर सीरीज में आपकी एक नई लेक्चर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन, तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट। जो आपने पढ़ा लॉज, जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, 1D और 2D मोशन आपने पढ़ा, वो आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायनामिक्स। और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस होता है मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर वीडियोज़ में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपको डायनामिक्स। डायनामिक्स में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन, राइट। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u² + 2as, वो होता है आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट था। वो किसका पार्ट था? काइनेमेटिक्स का। अब हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में आते हैं, लॉज ऑफ मोशन आपके डायनामिक्स में आते हैं, ठीक है जी। तो लॉज ऑफ मोशन को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले एक टर्म आपकी आती है, तो जो लॉज ऑफ मोशन है बेसिकली ये न्यूटन ने प्रोपाउंड किए थे। किसने प्रोपाउंड किए थे? न्यूटन प्रोपाउंडेड 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आपके न्यूटन ने आपके 3 लॉ दिए थे। उन तीनों लॉ को हमें थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करना है और आपका एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों ही लॉज का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई? फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, राइट। तो फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया वो क्या चीज़ है देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ आपको क्या बोलता है कि अगर आपको किसी बॉडी के मोशन की स्टेट को चेंज करना है तो आपको उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बॉडी की मोशन की स्टेट से क्या मतलब है? मैं कहता हूँ बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी स्पीड से चल रही है। मैं कह रहा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन में बॉडी चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर/सेकंड की एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। तो आप बोलेंगे दैट बॉडी इज हैविंग ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी की एक क्या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है, ठीक है जी। पर अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो गई, 10 मीटर/सेकंड से 12 मीटर/सेकंड हो गई, या कम हो गई, 8 मीटर/सेकंड हो गई, 7 मीटर/सेकंड हो गई, तो आप बोलोगे बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट चेंज हो गई। तो मतलब जो आपकी उस बॉडी की वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी आप बोलेंगे बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई। अगर इन केस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है, बॉडी की स्पीड तो 10 मीटर/सेकंड है पर वो नॉर्थ के बजाय ईस्ट की तरफ चलने लगी, मतलब डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गई तो आप बोलेंगे बॉडी की मोशन की स्टेट चेंज हो गई है। समझ गए ना? तो बॉडी की मोशन की स्टेट का, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट का मतलब क्या है? एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से बॉडी चलनी चाहिए। समझ गए ना? तो अगर बॉडी की स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हुई है तो मतलब बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है। बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी की मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट चेंज नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या कहते हैं, रेस्ट से अगर मोशन में आ गई तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई ना। पहले उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट थी, वो स्टेट ऑफ मोशन में आ गई। तो मतलब वो उस बॉडी की अगर स्टेट चेंज हुई है तो ये तभी पॉसिबल है जब उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा हो। बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी स्टेट कभी चेंज नहीं होती। समझ गए ना? तो मतलब फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपकी? ये द स्टेट ऑफ बॉडी, द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ए बॉडी डू नॉट चेंज। कब तक? Do not change until an external force is applied to the body, जब तक कि बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। टू दी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू दी बॉडी, जब तक कि बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी की स्टेट को आप चेंज नहीं कर सकते, बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है। यहाँ से एक तरह से आप देख रहे हो फोर्स डिफाइन हो रहा है। यहाँ से आपको लगता है कि फोर्स डिफाइन हो रहा है कि फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स आपका किसी बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फैक्टर है जो उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। समझ गए ना? तो फर्स्ट लॉ एक तरह से किसको डिफाइन कर रहा है? वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है भैया, कि भैया फोर्स क्या होता है? ये बॉडी की स्टेट को चेंज करता है, बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। ये एक्सटर्नल ऐसा इफेक्ट है, एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज करता है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब कोई बॉडी की जो बॉडी है अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है, आपको उसमें बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास में आता है, इसमें एक टर्म आ रही है इनर्शिया। अच्छा, किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उस पर फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? बॉडी अपने आप चेंज क्यों नहीं करती अपनी स्टेट ऑफ मोशन को? क्योंकि बॉडी के अंदर ढीठपना है, जड़ है बॉडी, जड़त्व।
इनर्शिया का मतलब क्या होता है हिंदी में? जड़त्व। मतलब ढीठ पना है बॉडी, बॉडी ढीठ है, वो अपने आप की अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाह रही। तो जो चीज़ ढीठ होती है उसको अगर वो आपको पता है कोई चीज़ ढीठ है तो उसमें अगर आपको कोई काम कराना तो आपको क्या करना पड़ता है? बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। तो उसी तरह से सभी बॉडीज जो होती है जिनके अंदर मास होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ ढीठपना होता है, वो अपनी स्टेट को अपने आप चेंज नहीं करते। तो उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए आपको उन पे बाहर से फोर्स इंप्रेस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, ढीठपना, जड़त्व ऑफ द बॉडी, आपको उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो इसमें टर्म आ रही है इनर्शिया। इनर्शिया क्या चीज है भाई? इनर्शिया है ये किसी बॉडी की एबिलिटी है कि बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस को अपोज करती है। बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती। अगर कोई चीज उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है तो बॉडी इसको अपोज करती है। समझ रहे हो? तो बॉडी अगर अपोज करेगी तो जाहिर सी बात है आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा फिर तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, inertia is an ability of a body, to oppose any change in its state of motion, तो बॉडी अपनी मोशन की स्टेट में होने वाले चेंजेस को अपोज करने की जो क्षमता रखती है उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और बॉडी का जो इनर्शिया होता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो? तो बॉडी के अंदर जितना बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, बॉडी के अंदर ढीठपना भी उतना ज़्यादा होगा, बॉडी उतना ज़्यादा अपोज करेगी अपनी स्टेट में होने वाले चेंजेस को, इसलिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स बॉडी पे लगाना पड़ेगा अगर आपको उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है। समझ गए ना? तो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया ऑफ ए बॉडी होता है उसके मास के प्रपोर्शन में, समझ गए ना? इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं जो इनर्शिया होता है वो बॉडी के मास के इक्वल होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे इनर्शिया। समझ गए ना? तो जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा वो बॉडी ढीठ होगी, उतना ज़्यादा आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप तो अपनी स्टेट चेंज करने से रही और ना वो करना चाहती है। समझ रहे हो बॉडी? तो ये था आपका फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो फर्स्ट लॉ। अब हम मूव करते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ के इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन, राइट? रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन। इसके स्टेटमेंट क्या है भाई? अच्छा, इसमें जाने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को जरा हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, व्हाट इज मोमेंटम? ठीक है जी। मोमेंटम पी, मोमेंटम होता है कि भैया किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है, तो मतलब एक तरह से किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है उसका जो मात्रक है, उसका जो मतलब मेजर है, उसका आइडिया आपको देता है कि कौन? मोमेंटम। तो मोमेंटम आपको इस बात का आइडिया देगा कि फलाना बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है। तो इट इज ए मेजर ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है। और अगर किसी बॉडी के अंदर फलाना मोशन कंटेंट है और वो किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई तो उसको अपना कितना मोशन ट्रांसफर कर पाएगी। तो कहने का मतलब क्या है? कोई बॉडी है उसके अंदर फलाना मोशन है, उसके अंदर इतना मोमेंटम है, और वो किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई तो उस बॉडी को अपना कितना मोशन ट्रांसफर कर सकती है। तो मोशन जो को ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी होती है बॉडी की, उससे भी हम उसका मोमेंटम कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में कहूं तो मोशन ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज दी क्या? मोमेंटम। तो मोमेंटम को आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि भैया बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है और वो बॉडी जब किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई तो उसको अपना कितना मोशन ट्रांसफर कर सकती है। समझ गए ना? तो मोशन को ट्रांसफर करने की जो कैपेबिलिटी होती है बॉडी की, वो होती है मोमेंटम। और जो मोमेंटम होता है ना, मैं कहता हूँ एम मास की बॉडी है, वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो उसके मास पे और उसकी वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज़ जीरो हो गई, मास जीरो हो जाए, वेलोसिटी जीरो हो जाए, तो बॉडी का मोशन ट्रांसफर करने की क्षमता शून्य हो जाती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपकी लाइट है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है पर लाइट का जो मोमेंटम है शून्य मानते हैं हम। क्यों भाई? लाइट का जो मोशन, अपना मोशन ट्रांसफर करने की क्षमता दूसरे ऑब्जेक्ट्स को, वो शून्य है लगभग। क्यों? क्यों? रेस्ट मास ऑफ द लाइट इज जीरो।
समझ रहे हो। उसी तरह बहुत हैवी माउंटेन है, हैवी माउंटेन इतना हैवी बट वो अपने पास में रखे हुए एक रॉक के पीस को भी नहीं हिला सकता। क्यों नहीं हिला सकता? क्योंकि उस इतने ह्यूज माउंटेन की जो मोशन को ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी है वो शून्य है, क्योंकि मास तो बहुत हैवी है बट वेलोसिटी इसकी जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है, मोशन को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है बॉडी की, वो बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करनी चाहिए। एक भी चीज़ जीरो हो गई तो बॉडी का मोमेंटम शून्य मान लो। समझ गए ना। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी भाई? ऐसा यूनिट इसकी होती है क्या? केजी मीटर पर सेकंड। मास की केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। कैसे क्वांटिटी है भाई? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो नॉर्मली जो बॉडी के वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वही उसके मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। समझ गए ना। तो डायरेक्शन मोमेंटम क्या होता है? सेम एज दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो मोमेंटम आपको क्या होता है। ठीक है जी। तो अब अगर आपको मोमेंटम समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं, प्रोसीड करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है जरा सो समझ लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की स्टेटमेंट। अच्छा, अगर आप किसी बॉडी में फोर्स लगाएंगे तो आपको अच्छी तरह पता है उस बॉडी के मोशन की स्टेट चेंज होती है। मोशन की स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बॉडी की क्या चेंज हो जाएगी? वेलोसिटी चेंज होगी। अच्छा जी, नहीं, अगर मैं बॉडी में फोर्स लगाऊं तो बॉडी का मोशन की स्टेट चेंज होती है। बॉडी के मोशन की स्टेट चेंज होती है। मोशन की स्टेट चेंज होने का मतलब क्या है? मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है वो क्या है? मोमेंटम ही तो है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी के मोशन की स्टेट चेंज हो रही है, मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में कुछ ना कुछ रिलेशन है। आप समझ गए ना। तो जो ये आपका एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी के मोमेंटम चेंज में जो रिलेशन है कौन देगा आपको? ये देता है सेकंड लॉ। कौन देता है आपको? ये सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि भैया जो बॉडी का सपोज मैं कहता हूँ स्मॉल एम मास था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी, आपने इस पर फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बॉडी की जो वेलोसिटी है यू से कितनी हो गई? वी हो गई। कितनी हो गई? वी हो गई। और समय लगा कितना सेकंड? टी सेकंड। कितना समय लगा? टी सेकंड का समय लगा। समझ गए। तो टी सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी यू से वी हो गई। अब आप मुझे बताएं इनिशियल मोमेंटम बॉडी का कितना था? इनिशियल मोमेंटम था बॉडी का एम यू। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी। ठीक है जी। तो बॉडी का जो मोमेंटम था एम यू से एम वी हो गया। मोमेंटम चेंज हुआ है, क्यों? फोर्स लगाया गया इसलिए। कितना मोमेंटम चेंज हुआ है भैया? डेल्टा पी। कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। और जो ये मोमेंटम चेंज हुआ है टी सेकंड्स में हुआ है। टी सेकंड्स में, समझ गए ना। तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा? सबको पता है डेल्टा पी अपॉन टी होगा चेंज इन मोमेंटम, है ना, 1 सेकंड में। तो अगर टी सेकंड्स में मोमेंटम डेल्टा पी चेंज हुआ है तो 1 सेकंड में डेल्टा पी अपॉन टी होगा। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि भैया 1 सेकंड में जो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा वो बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। समझ गए क्या? समझ गए ना। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि भाई 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 आवर में जो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा वो न्यूमेरिकली बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। समझ गए ना। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, द रेट का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 घंटे में। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is numerically equal to the external force acting on it। समझ गए ना कि बॉडी पर 1 सेकंड में, बॉडी का 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है वो उस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अच्छा जी, अगर इसी को मैं थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूँ तो डेल्टा पी क्या लिखते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम कितना भैया आपका? फाइनल मोमेंटम एम वी है, इनिशियल मोमेंटम आपका एम यू है, अपॉन टाइम है, दोनों से एम कॉमन ले लेंगे, वी माइनस यू अपॉन टी। सबको पता है वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू ए भी लिख सकता हूँ मैं। तो आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गया? एम ए के इक्वल आ गया। इसमें हमने क्या चीज मानी है कि बॉडी का मास कांस्टेंट है। फोर्स लगाने से बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है,
समझ रहे हो? तो बॉडी का मास चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने ऐसा सपोज किया है, तो हमने मास को कांस्टेंट मानते हुए तब ये हमारा फॉर्मूला आया F = ma। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और आ गया कि बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, कोई बॉडी m मास की है, इसका एक्सेलरेशन a है, क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m × a के इक्वल होगी। ये आपकी मेन इक्वेशन बनती है किसकी? सेकंड लॉ की। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, समझ गए? ठीक है जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये आपके सेकंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो सेकंड लॉ क्या करता है भाई? जो फोर्स है, फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ को बता रहा है कि फर्स्ट लॉ क्या बता रहा था आपको कि भैया फोर्स क्या चीज़ है। जब फोर्स क्या चीज़ है? कोई बॉडी पर लगने वाला एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बॉडी की मोशन की स्टेट को चेंज करता है, समझ रहे हो? सेकंड लॉ उस फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन करता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों लॉज समझ में आए हों। चलिए जी, तो इसको इन दोनों लॉज को आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ आप लोगों को सबको पता है, बड़ा फेमस है आपका। थर्ड लॉ है एक्शन रिएक्शन, है ना? बॉडी का एक्शन क्या होता है, रिएक्शन, उस पर बेस्ड है आपका थर्ड लॉ। कि किसी बॉडी पर अगर आपने फोर्स लगाया तो वो बॉडी भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, है ना? तो ये एक्शन रिएक्शन में बेस्ड है आपका ये। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या बोलता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे मैंने फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया इस दिशा में, ठीक है जी। तो इन टर्न ये ऑब्जेक्ट भी मुझ पे फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी, बट आप पे लगाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ गया ना? तो एवरी एक्शन, आपने जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, उसने जो आप पे फोर्स लगाया इन टर्न वो क्या है? रिएक्शन है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही आप पे फोर्स लगाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, बट ऑपोजिट दिशा में। आपने इस तरफ फोर्स लगाया तो वो ऑब्जेक्ट आपको इस तरफ फोर्स लगाएगा, राइट? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं पहले एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ की बात करते हैं, फिर हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ थर्ड लॉ का क्या क्या एप्लीकेशन है भाई? थर्ड लॉ के पहला एप्लीकेशन है वॉकिंग। आप वॉक करते हैं ना, वॉक। तो जब हम वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं। मैं सपोज करता हूं कि आप वॉक कर रहे थे, ठीक है जी। तो वॉक करने के दौरान आपने जो ग्राउंड पे फोर्स डाला 100 न्यूटन का फोर्स डाला। कितने न्यूटन का फोर्स डाला? तो आप वॉक कर रहे हैं तो आपने ग्राउंड में पीछे की तरफ कितना फोर्स डाला? 100 न्यूटन। तो इन टर्न ग्राउंड आप पे आगे तरफ फोर्स कितना डालेगा? 100 न्यूटन। अब आपके 100 न्यूटन फोर्स है तो ग्राउंड खिसकने से रहा, बट आपके पर ग्राउंड के द्वारा आप पे डाले गए 100 न्यूटन फोर्स, आप पूरा खिसक जाएंगे आगे की तरफ, है ना? तो वॉकिंग किसका एग्जाम्पल है? एक्शन रिएक्शन का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वॉकिंग। इज दैट क्लियर? तो आप सपोज ऐसे वॉक कर रहे हैं, ठीक है जी। आप ये वॉक कर रहे हैं, बड़े हैप्पी मूड में हैं आप, ठीक है जी। तो आपने ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया F4 से, तो इंटर्न ग्राउंड भी आपको आगे की तरफ पुश करेगा F4 से, समझ गए ना? तो ये आपका एक्शन था, ये क्या है? इसका रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट क्या होते हैं हम बाद में बात कर लेंगे। तो जो ये ग्राउंड ने आपको आगे की तरफ पुश किया है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, इसकी वजह से आप आगे शिफ्ट हो जाते हो। बट F जो आपने ग्राउंड पे फोर्स लगाया है, ये वाला फोर्स, जिसकी वजह से ग्राउंड तो शिफ्ट होगा नहीं भाई, है ना? तो FA हो या फिर आपका FR हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? आपका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है इनका। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इक्वल। जितना फोर्स आपने ग्राउंड पे डाला, ग्राउंड ने भी आप पे उतना ही फोर्स डाल दिया FR, और इस FR के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से आप आगे की तरफ मूव करते हो, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं आता। और इस FR फोर्स का जो कि रिएक्शन फोर्स है ग्राउंड के द्वारा आप पर, इसका जो नॉर्मल आपका कंपोनेंट है वो आपके बॉडी के वेट को बैलेंस करता है, ठीक है जी। तो वॉकिंग इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। उसके अलावा आपका स्विमिंग है ना, स्विमिंग भी इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। स्विमिंग, जब आप स्विम करते हैं तो आप पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं, तो इंटर्न वही पानी आपको आगे की तरफ पुश करता है, समझ गए ना? तो स्विमिंग हो गया। या नाव भी तो ऐसी चलती है। आप जो अपनी पतवार होती है उसको पीछे की तरफ मारते हैं, तो पतवार क्या कर रही है? पानी के पीछे की तरफ फोर्स डाल रही है, तो इंटर्न पानी आप पे आगे तरफ वो आपको आगे पुश कर रहा है पानी, है ना, नाव को। स्विमिंग, रोविंग हो गया आपका। थर्ड आपका हो गया रॉकेट प्रोपल्शन। जब आपका रॉकेट उड़ता है, सपोज कोई रॉकेट है, समझ गए?
तो रॉकेट जब ये उड़ रहा है, इसके नोजल से गैसेस निकल रही हैं, ये गैसेस, तो ये गैसेस क्या करती हैं, जब बाहर निकलती हैं तो सराउंडिंग एयर पे क्या डालती हैं, फोर्स डालती हैं नीचे की तरफ। तो इन टर्न जो सराउंडिंग के एयर है वो भी रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स डालती हैं, एक एक्शन रिएक्शन। तो ये नीचे की तरफ फोर्स डाल रही हैं, ये नीचे की तरफ फोर्स डाल रही है ना, ये एक्शन है। तो इन टर्न सराउंडिंग एयर पे कहाँ की तरफ फोर्स डालती हैं, ऊपर की तरफ, ये रिएक्शन फोर्स है, समझ रहे हो। तो ये हॉट गैसेस जो बाहर निकल रही हैं इस रॉकेट से, ये सराउंडिंग की एयर पे आपके नीचे की तरफ फोर्स डालती हैं। तो इन टर्न जो सराउंडिंग की एयर है इस रॉकेट पे ऊपर की तरफ फोर्स डालते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट को लिफ्ट मिलती है। क्या मिलती है, लिफ्ट मिलती है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, ये थर्ड लॉ के एप्लीकेशन की बात थी आपकी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ एंड देन दी एप्लीकेशंस ऑफ कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की। ठीक, तो फर्स्ट लॉ में हमारे पास क्या था, एक टर्म आई थी इनर्शिया। क्या आई थी हमारे पास में, टर्म इनर्शिया। तो उसी इनर्शिया को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है जी। तो हमें डिस्कस करना है अभी इनर्शिया का जो फर्स्ट लॉ के एप्लीकेशन जरा देख लेंगे। एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 3600 बार क्वेश्चन बने हैं आपके एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया से। तो जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस। मैंने क्या बोला था, आपके तीनों लॉज की एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। चलिए जी, पहला एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कि कभी एकदम से बस स्टार्ट होती है तो हम लोग पीछे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं ना, बस एकदम स्टार्ट होती है। क्यों गिरते हैं भाई, क्योंकि देखो जी बस है ना बच्चों, देखना बस है ये, ठीक है जी। बस अभी रेस्ट में थी, बस शुरुआत में किसमें थी, बस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। बस की वेलोसिटी u से 10 हो गई, कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इस टाइम स्टार्ट हुई तो बस की मोशन की स्टेट चेंज हो गई, मतलब बस पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया है, ग्राउंड ने लगाया है। किसने लगाया है, इस ग्राउंड ने बस के ऊपर क्या लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स। किस रूप में, फ्रिक्शन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्रिक्शन के फॉर्म में। तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बस की जो स्टेट ऑफ मोशन है जीरो, क्या बोलते हैं, रेस्ट से मोशन में आ गई बस। तो बस रेस्ट से मोशन में आ गई, बस की स्टेट चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में। क्यों हुई, बिना एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होता नहीं है, फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है। तो एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया इसके ऊपर, बस के टायर के ऊपर, किसकी फॉर्म में, फ्रिक्शन की फॉर्म में। और इसमें आप खड़े थे, लो जी आप अभी रेस्ट में हैं आप, ठीक है जी। तो आपके जो पाँव है, पाँव पर तो बस के फ्लोर ने आगे की तरफ फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स। तो आपकी जो लेग्स हैं, आपकी लेग्स पर बस के जो फ्लोर है, फ्लोर ने आगे की तरफ फोर्स लगाया फ्रिक्शन के रूप में। तो आपके पाँव तो बस के साथ चल गए, आगे बढ़ गए। बट आपकी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी पे तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा ना। तो अपर बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अपर बॉडी की जो स्टेट है वो बरकरार रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी। अपर बॉडी क्या थी, रेस्ट में थी, तो अपर बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। स्टेट होता है चेंज होती है ना जब फोर्स लगता है। तो आपकी अपर बॉडी में फोर्स लग नहीं रहा, कोई पाँव पे लग गया फोर्स, पाँव पे तो बस के फ्लोर ने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, तो पाँव की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई, रेस्ट में तो मोशन में आ गए, बट अपर बॉडी अभी भी रेस्ट में रहेगी। तो पाँव तो निकल गया आपके आगे, अपर बॉडी रहेगी पीछे, तो आप गिर जाओगे, एकदम से पीछे की तरफ गिर जाओगे आप, है ना। तो जब एकदम से बस स्टार्ट होती है, सडनली चलना शुरू करती है, तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है। पीछे की तरफ झटका क्यों लगता है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ दी रेस्ट ऑफ दी अपर बॉडी। अपर बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और उस अपर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हुई है, समझ गए ना। तो आपको पीछे की तरफ जर्क फील होता है। तो जब व्हेन ए बस स्टार्ट सडनली स्टार्ट होती है बस, है ना। तो पैसेंजर क्या करते हैं भाई, पैसेंजर्स फील अ बैकवर्ड जर्क फील करते हैं, राइट। उसी प्रकार से कोई बस है, चलती हुई बस एकदम से रुक जाए, चलती हुई बस एकदम से रुक गई भाई, है ना। ये बस थी, चल रही थी अभी बहुत तेजी से, एकदम से रुक गई है, ठीक है जी। तो एकदम से रुक गई तो क्या हो गया, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी बस की। तो बस की स्टेट ऑफ मोशन क्यों चेंज हुई, क्योंकि बस के टायर में फोर्स डाला गया, किसके द्वारा, ग्राउंड के द्वारा। बस की स्पीड अभी 10 थी, कितनी थी बस की स्पीड, 10 मीटर पर सेकंड थी, और बस की स्पीड फाइनली कितनी हो गई, 10 से 0 मीटर पर सेकंड हो गई, बस रुक गई। बस की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुई है, मतलब बस पे फोर्स लगा है, किसने लगाया, ग्राउंड ने लगाया, वो फोर्स फ्रिक्शन के फॉर्म में, समझ रहे हो। उस फ्रिक्शन की वजह से बस की स्पीड 10 से 0 हो गई। आपके जो पाँव हैं, आपके लेग्स हैं, वो बस के फ्लोर पे हैं, तो इस पर भी बस का फ्लोर क्या डाल देगा, जो बस का फ्लोर है आपके पाँव पे फोर्स डालेगा पीछे की तरफ।
तो आपके पाँव भी किस में आ गए, रेस्ट में आ गए, आपके पाँव की स्टेट भी क्या होगी 10 से 0 हो गई स्टेट। बट आपकी जो अपर बॉडी इस पर तो फोर्स डालने वाला कोई नहीं है, तो इसकी स्पीड अभी भी कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी, अभी भी इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, है ना। तो आपके अपर बॉडी तो मोशन में है, पाँव रेस्ट में आ गए, तो आप आगे की तरफ गिरते हैं एकदम से। तो चलती हुई बस में जैसे ब्रेक लगते हैं हम तो आगे की तरफ यूँ गिरते हैं, यूँ समझ गए। इसलिए सीट बेल्ट पहनी जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे तरफ गिरते हो रॉकेट की तरह, आगे वाला कांच तोड़ के निकल जाओ बाहर की तरफ, बाहर को, है ना। तो हो सकता है आपको हेड इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स वाई सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है ड्यूरिंग द ड्राइविंग। तो वरना एक्सपेरिमेंट करके देख लेना 20 की गाड़ी 20 की स्पीड में एकदम ब्रेक मारना, मजा आ जाएगा आपको, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है, मूविंग बस में जैसे सडन ब्रेक लगते हैं हम आगे की तरफ गिरते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ आवर अपर बॉडी। तो व्हेन bus driver applies brakes suddenly on moving bus we feel, या पैसेंजर जो होते हैं फील फॉरवर्ड जर्क, हमें पीछे आगे की तरफ जर्क लगता है ना, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ आवर अपर बॉडी, समझ गए ना। उसी प्रकार से जब आप कंबल झटकाते हैं तो आपने देखा धूल उड़ती है ना, धूल, कंबल से धूल निकलती है, धूल निकल नहीं रही है, आपने कंबल तो मोशन में आ गया, अभी धूल और कंबल दोनों रेस्ट में थे। जो जैसे मैं उसको झटकाऊंगा, आपका जो कंबल है, कंबल में तो आपने फोर्स लगा दिया, तो कंबल की स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, कंबल तो निकल गया भैया पीछे, पीछे क्या रह गया, डस्ट पार्टिकल बेचारे, उन पर तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं, तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे, तो वो आपके डस्ट पार्टिकल वहीं पर रह गए, कंबल उनके नीचे खिसक गया, तो हमें लगता है कि भैया देखो धूल अलग हो गई, कंबल से धूल उड़ रही है, तो उड़ नहीं रही है, एक्चुअली आपके डस्ट पार्टिकल जो थे वो वहीं पर रह गए, क्योंकि उन पर फोर्स आपने लगाया नहीं, फोर्स तो कंबल पर लगाया था, कंबल खिसक गया वहाँ से, तो कंबल की स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट से मोशन में आ गया और डस्ट पार्टिकल आपके वहाँ पे रह गए। तो वो भी इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका किसका, फर्स्ट लॉ का। और ऊपर उसी तरह से आपका एक सपोज आपके पास एक वो है, एक गिलास है, गिलास में आपने ताश रखा हुआ है, ताश का पत्ता रखा हुआ है ना, ताश का पत्ता आपने रखा हुआ है, आपने देखा होगा कई बार बचपन में किया भी होगा, ये है ना मेथड। तो उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सिक्का, है ना, सिक्का रखा हुआ है, कॉइन। तो जैसे ही हम ताश को खिसकाते हैं तो ये कॉइन अंदर गिर जाएगा, कहाँ गिर जाएगा, अंदर गिर जाता है, एकदम झटके से खींचो। क्यों भाई, क्योंकि जैसे हमने कहा ताश, अभी ताश और कॉइन दोनों रेस्ट में, तो अगर आप ताश को झटके से खींच दो, हमने ताश के ऊपर, ये कार्ड के ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगाया, तो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से ये स्टेट ऑफ मोशन में आ गया, मोशन में आ गया। बट सिक्के जो आपका कॉइन है, कॉइन के ऊपर तो आपने फोर्स लगाया नहीं, तो कॉइन आपका रेस्ट में ही रहा, और जब कार्ड के खिसकने के बाद वो कॉइन अंदर गिर जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा। बट अगर इसी ताश को आप धीरे धीरे खींचते हो तो आप देखोगे ये कॉइन इसके अंदर नहीं गिरेगा, समझ रहे हो क्यों, कि उस समय अगर आप इसको धीरे धीरे निकालोगे तो ये कार्ड फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, किसके ऊपर, कॉइन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉइन की स्टेट भी चेंज हो जाएगी, कॉइन भी मोशन में आ जाएगा, समझ गए ना। तो आपको इतनी तेज से कार्ड खींचना है कि इस कार्ड को इस कॉइन के ऊपर फोर्स लगाने का मौका ना मिले, और इसके ऊपर फोर्स नहीं होगा तो ये बेचारा रेस्ट में रहेगा, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा, कार्ड खिसक लेगा और ये नीचे गिर जाएगा, समझ गए ना। तो ये सब के सब आपके बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल थे किसके, फर्स्ट लॉ के, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ की एप्लीकेशन की। भाई सेकंड लॉ के एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं भाई, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट आपकी है सेकंड लॉ की, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस की। तो ये था फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ देखते हैं भाई, आपने देखा होगा जब क्रिकेटर्स बॉल को कैच करते हैं तो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, क्यों खींचते हैं भाई। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, प्लेयर्स लोअर देयर हैंड्स while catching a ball, क्यों करते हैं भाई, क्योंकि देखो जी सपोज ये बॉल है, ये बॉल बहुत तेजी से आ रही है, इस बॉल का मोमेंटम कितना है 100 है, इस बॉल का मोमेंटम कितना 100 है। तो जब मैं इसको कैच कर लूंगा तो उसका मोमेंटम, इस बॉल का मोमेंटम कितना हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो जो बॉल थी जिसका इनिशियल मोमेंटम 100 था, उसका मोमेंटम हमने जीरो कर दिया फाइनली, तो मतलब बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है। और सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब जब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है मतलब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना। तो बॉल का अगर मोमेंटम चेंज हुआ है तो बॉल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसने डाला है, आपके हाथ ने डाला है इसके ऊपर, आपके हाथ ने इस बॉल के ऊपर फोर्स डाला है। तो इस बॉल के ऊपर आपके हाथ के द्वारा लगने वाले फोर्स की वजह से इस बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है, समझ रहे हो। अब आप बॉल के ऊपर कितना फोर्स डालते हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। आपने कितना ही फोर्स डालो, आप 100 न्यूटन डालो, उसके ऊपर 1000 न्यूटन डालो, 1 लाख न्यूटन फोर्स डालो बॉल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, बॉल को दर्द थोड़ा ना होता है। बट इन टर्न बॉल भी तो आप पे उतना ही फोर्स डालेगी। तो अगर बॉल ने आपके ऊपर ज्यादा फोर्स डाल दिया भैया, आपका हाथ इंजर हो सकता है, आपके हाथ में इंजरी हो सकती है, समझ गए ना। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि आप बॉल के ऊपर कम फोर्स डालें ताकि बॉल भी आपके ऊपर कम फोर्स डाले। तो हमें फोर्स कम डालना है, समझ गए ना। तो अगर वो मूविंग बॉल थी, है ना, मूविंग बॉल है, ये बॉल आपके आप आ रही है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है भैया, इनिशियल मोमेंटम इसका 100 मान लेता हूं मैं, इसका इनिशियल मोमेंटम 100 है। फाइनली जब उसको कैच कर लोगे तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम हो जाएगा 0। तो जो आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स डाला होगा, आपने क्या बुक करा है, इसके उस बॉल के ऊपर क्या डाला है, एक्सटर्नल फोर्स डाला है, समझ रहे हो, आपने डाला है एक्सटर्नल फोर्स। तो जो आपका जो एक्सटर्नल फोर्स आपने डाला है बॉल के ऊपर, वो डिपेंड करता है डेल्टा पी अपॉन टी पर, कितना मोमेंटम चेंज हुआ है अपॉन कितना टाइम लगा है उस मोमेंटम को चेंज होने में, समझ गए ना। तो डेल्टा पी में तो भैया आपको कोई कंट्रोल नहीं है, बॉल का इनिशियल मोमेंटम 100 था, फाइनल 0 हो जाना है, तो डेल्टा पी तो फिक्स है कि डेल्टा पी इतना होगा तो होगा, मोमेंटम इतना चेंज होगा तो होगा। तो डेल्टा पी तो भैया हो गया फिक्स, कांस्टेंट, क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो अगर आपको बॉल के ऊपर कम फोर्स डालना है, ताकि बॉल आपके ऊपर कम फोर्स डाले, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, टाइम, समझ रहे हो, टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जो भी मोमेंटम चेंज आपको लेके आना है, 100 से 0 लेके आना है मोमेंटम चेंज, तो ज्यादा समय लो उसको, ज्यादा समय लो, क्योंकि समय अगर कम हो गया तो आपको ज्यादा फोर्स डालना पड़ेगा बॉल के ऊपर, ज्यादा फोर्स डालोगे तो बॉल भी आप पे ज्यादा फोर्स डालेगी, हाथ टूट सकता है, समझ गए ना। तो कहने मतलब क्या, आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बॉल के ऊपर कम फोर्स डालना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी बॉल वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम समय बढ़ाने के लिए उसको अपने हाथों के पीछे की तरफ खींचते हैं, वरना करके देख लो, बॉल आ रही है ना, ऐसा करो, हाँ ये मर्द को दर्द नहीं होता, छप मजा आ जाएगा, हाथ गर्म हो जाता है भैया, दर्द होता है, फिर 3 दिन तक क्रिकेट खेलने जाओगे आप, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम को बढ़ाने के लिए हम अपने हाथों को पीछे खींचते हैं ताकि हमारे हाथ सेफ रहें। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम जो प्लेयर्स होते हैं अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं वाइल कैचिंग अ बॉल, ठीक है जी। तो ये था आपका सेकंड लॉ का। और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था भाई क्या, जो आपके हाई जंपर होते हैं, ऊपर लैंड करते हैं, कहां पे लैंड करते हैं, फर्श पे लैंड नहीं करते भाई, वो कुशन पे लैंड करते हैं, नीचे गद्दे लगे होते हैं, जब रेत होती है, मिट्टी बिछी होती है ना। तो जो हाई जंपर होता है, हाई जंपर लैंड्स ऑन किस पे, ऑन कुशन, या तो कुशन पे लैंड करता है या और हीप ऑफ सैंड, गांव घरों में होंगे, है ना, तो वो मिट्टी रेत पर वो करते हैं, और आप शहरों में रहे होंगे तो जाते होंगे तो वहाँ देखा होगा कुशन्स पे लैंड करते हैं वो, क्यों भाई, क्योंकि जब भी हाई जंपर है वो लैंड कर रहा है बेचारा, ऊपर से कूद तो गया वो, है ना, लैंड कर रहा है वो, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, इसका इनिशियल मोमेंटम टकराने से जस्ट पहले इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मैं कहता हूँ इसका टकराने से पहले इसका जो मोमेंटम है इनिशियल वो 100 है, कितना है, 100 है, और टकराने के बाद कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम कितना होने वाला है भैया, इसका फाइनल मोमेंटम इसका होने वाला है 0। तो अब जाहिर सी बात है इस जंपर का मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मतलब इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, कोई ना कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे सबको पता है एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाएगा, जो सरफेस इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, गद्दा या मिट्टी या फिर ये फर्श, तो कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, तो इनके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, 100 से 0 हो रहा है, समझ गए ना। और जो एक्सटर्नल फोर्स है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है एक्सटर्नल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा पी और टी पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। डेल्टा पी तो भैया फिक्स है, 100 से 0 होना है तो 100 से 0 ही होना है, समझ गए। तो आपको अगर चाहते हो कि आपके ऊपर कम फोर्स लगे, बाहर की जो सरफेसेस हैं उनके द्वारा कम फोर्स लगे, तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे ये मोमेंटम चेंज करना पड़ेगा, ये नहीं छप
आगे चिपक गए फर्श से, समझ गए ना। तो कहने का मतलब टाइम को बढ़ाने के लिए आप कुशन्स के ऊपर लैंड करते हैं। क्यों? कुशन क्या करते हैं, जब आप उनके ऊपर गिरते हो तो दबते हैं, ये थोड़ा दबेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो मोमेंटम चेंज होगा धीरे होगा, टाइम बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स कम लगेगा आपके ऊपर और आप सेफली लैंड कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको सेकंड लॉ और उसके एप्लीकेशंस भी समझ में आए होंगे। फर्स्ट लॉ उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, थर्ड लॉ और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, आपको समझ में आए होंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे और उसके एप्लीकेशंस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस को हमें डील करना है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में बच्चों करते हैं इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।